नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है, पहले मैं स्क्रीन पर लाता हूं। ये विषय कि अयोध्या ने क्यों छोड़ा बीजेपी का साथ। और साथ में एक और महत्वपूर्ण सवाल, देखने में तो घटना छोटी लगती है, कंगना रनावत पर थप्पड़ हल्के गूंज पड़ी। कंगना रनावत पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ चलाए, चांटा मारा। और क्यों मारा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। और अयोध्या का मतलब प्रतीकात्मक है। अयोध्या श्री राम की नगरी, रामलला का जन्मस्थान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम में भी बदला गया, लंबे समय से एक राजनीतिक आंदोलन की वजह भी रही, और जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के का प्रयोग स्थल है, राजनीतिक प्रयोगशाला भी है। धार्मिक महत्व की नगरी होने के साथ साथ, धार्मिक महत्व की नगरी तो और भी है। स्वयं काशी जहां नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े और 1.5 लाख वोटों से जीते, और मथुरा भी है जहां हेमा मालिनी जीती। लेकिन अयोध्या का एक अलग महत्व था। 2024 में अयोध्या 22 जनवरी, जो कि पूरे देश में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में जिसको बदल दिया गया और माना जाएगा, याद किया जाएगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसमें मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये अयोध्या के हारने का क्या मतलब है? क्योंकि दावा ये था कि श्री राम लला की मूर्ति और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आने वाले समय में ऐसा होगा कि पूरे देश में एक राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। चुनाव प्रचार करने का जी ही नहीं करेगा, मैं की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, और हम यूं ही जीत जाएंगे। एक ऐसा वातावरण होगा जिसमें घर घर रामलला की बात होगी, और रामलला की बात होते होते हम जीत के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि 3 करोड़ लोगों ने राम लला की मूर्ति के दर्शन किए हैं। 3 करोड़ संख्या कम नहीं होती है। कब तक? ये 22 जनवरी से लेकर के चुनाव होने तक 20 करोड़ लोगों ने रामलला की मूर्ति के दर्शन किए थे। तो 3 करोड़, क्षमा कीजिए, तो 3 करोड़ का मतलब ये माना गया कि कम से कम भी 5 आदमी एक परिवार में हो तो 3 पचे 15 करोड़। 15 करोड़ लोगों ने रामलला की मूर्ति के दर्शन किए, राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के दर्शन किए। तो ये पूरे देश में इंपैक्ट डालेगा। लेकिन हुआ क्या? पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़े नहीं, वोट घट गए। पिछले लोकसभा चुनाव में 37% वोट मिले थे। इस लोकसभा चुनाव में 0.74 यानी 0.5% वोट कम मिले। और 0.5% वोट का मतलब बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 65 लाख के करीब वोट होता है। इतने वोट घट गए। अब ये समझिए कि अयोध्या में बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे लल्लू सिंह जी ने क्या कहा था? लल्लू सिंह जी ने 400 की सीटें मांगी थी और कहा था कि 400 सीट आप हमें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। वो उन बड़े नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने 400 सीट की मांग इसलिए की कि उन्हें संविधान बदलना था और देश ने इसे लोकतंत्र और आरक्षण बदलने के रूप में लिया था। तो लल्लू सिंह के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी थी स्थानीय स्तर पर। लोग नहीं चाह रहे थे कि उनको फिर से टिकट मिले।
लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट तो बहुत जगहों पर रिपीट हुए। हेमा मालिनी भी तो जीती, कहाँ वहां के लोगों में भी तो एंटी इनकम्बेंसी थी और भी बहुत सारी जगहों पर थी। लेकिन अयोध्या कैसे हार सकती है बीजेपी? क्यों हार गई बीजेपी? यहाँ एक भूमिका ये भी कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े कर दिए और 60,000 के करीब वोट बीएसपी ने हासिल किए। तो और जितना बीएसपी ने हासिल किया उससे थोड़े कम अंतर से लल्लू सिंह यानी बीजेपी हार गए। तो क्या मतलब है इसका? क्या बीएसपी ने अयोध्या में बीजेपी को हार दिखलाई? बीएसपी की वजह से बीजेपी अयोध्या हार गई, अयोध्या हाथ से निकल गया? अगर इसका उत्तर हाँ भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी को अयोध्या जीतने के लिए बीएसपी का साथ चाहिए? बीएसपी पहले चुनाव नहीं लड़ती थी क्या? बीएसपी तब भी चुनाव लड़ती थी, पिछले चुनाव भी लड़ी थी, हर बार लड़ती थी। तो इस बार ये क्यों बोला जा रहा है कि बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार दे दिए? उम्मीदवार बदलना था तो आप भी उम्मीदवार बदल सकते थे। लेकिन अयोध्या क्या इसी वजह से हारे हैं बीजेपी? नहीं। जो लोग उम्मीदवार में कारण ढूंढ रहे हैं, जो लोग बीएसपी को इसका कारण बता रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से आंखें मूंद रहे हैं। और जो वास्तव में अयोध्या में बीजेपी की हार का कारण है, उस हार की पर्देदारी कर रहे हैं। क्या ये पर्देदारी करना इतना जरूरी है? क्या इसके वास्तविक कारणों को जानने की कोशिश बीजेपी को नहीं करनी चाहिए? आशीष जी लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। सब पहचान गए नकली राम भक्तों को। जो श्री राम के नाम पर राजनीति की जाने लगी, कहा जाने लगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये एक वो बात थी जो इमोशनली अटैचमेंट को डिसअटैचमेंट में बदल रही थी। अब तक जो श्रेय बीजेपी को मिल रहा था, भक्त दे रहे थे, उन भक्तों के भी कान खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी श्री राम को लाए थे और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। ये बात बहुत दिल की गहराई तक चोट कर रही थी। हालांकि इसी लाइन पर, इसी तर्ज पर अनेकानेक घटनाएं हुई। नरेंद्र मोदी जी के एक के बाद एक बयान आते रहे जिसमें उन्होंने अपने आप को अविनाशी बताया, परमात्मा बताया, परमात्मा का भेजा हुआ बताया। अपनी माँ की कोख से जन्म लेने को भी उन्होंने एक झूठ करार दिया, या ऐसा नहीं हुआ है। वो कह रहे थे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। इन सारी बातों ने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा की कि ये क्यों, किससे, ये कौन सी पार्टी है जो श्री राम का ही अपमान कर रही है? और हद तो तब हो गई, ये सिलसिला थमा नहीं है। चुनावी जीत के बाद जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी सभा करते हैं तो उसमें श्री राम का नाम एक बार भी नहीं लेते, एक बार भी नहीं लेते। वो नाम लेते हैं श्री जय जगन्नाथ। जगन्नाथ उड़ीसा में क्यों? जगन्नाथ का नाम पहले तो नहीं लिया करते थे इस चुनाव से पहले। तो इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के दौरान आपको जगन्नाथ के नाम की क्यों याद आई? ईश्वर जगन्नाथ अब कौन बड़े हैं, कोई छोटे नहीं। ईश्वर तो एक ही है, कोई अवतार है, कोई किसी वर्ष में आए होंगे, किसी युग में आए। लेकिन जगन्नाथ का नाम आप चुनावी जीत के लिए लेते हैं कि उड़ीसा में आपको आपकी सरकार बन गई, उड़ीसा में 21 में 20 सीटें मिल गई तो वो जय जगन्नाथ बोलेंगे। और अयोध्या में आप हार गए तो श्री राम का नाम नहीं लेंगे। ये भी रूप देखने को मिला। जो श्री राम को लाए थे और जिनको जनता लाएगी ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे थे, उनने श्री राम का नाम लेना छोड़ दिया। श्री राम का नाम नहीं लेंगे ऐसी मानो शपथ ले ली, इसलिए कि अयोध्या ने चुनाव में हरा दिया। तो अयोध्या ने चुनाव में आपको हरा दिया तो आप अयोध्या का नाम भूल जाएं, ठीक है, आप श्री राम का नाम भी भूल जाएंगे।
ये वस्तु स्थिति है जो हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस बात पर भी गौर करें कि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की थी कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को हम राममय कर देंगे, पूरा देश राममय हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या? पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में श्री राम के जन्मभूमि वाले स्थल पर बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया गया। उसकी सीटें घट गई, मतलब 64 सीटें थी, 62 सीटें थी, तो वो घट करके 33 पर आ गई। तो ये जो सीटें घटी, और समाजवादी पार्टी 37 पर, कांग्रेस को 6 सीटें, ये सारी घटनाएं घटी। किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ, जनता ने वो कर दिखाया जो जनता के लग रही थी, उस बात के लिए दंड दिया जो बात जनता को अप्रिय लग रही थी कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। जनता ने दंडित किया है। और भी कारण रहे। बनारस में 30 मंदिर तो कॉरिडोर बनाने के चक्कर में टूटे, 200 से ज्यादा मकान, बल्कि 800 से ज्यादा मकान तोड़े गए, मंदिर तोड़े, मकान तोड़े, मुआवजा नहीं मिला जिनके मकान तोड़े गए, जिनकी जमीन ली गई उसको उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला जिस हिसाब से इसी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनाने के नाम पर मिले। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना, जमीनें अधिग्रहित की गई, पैसे नहीं दिए गए, ये सारी चीजें थी। आम लोग प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, भक्त लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, और ऊपर से हर रोज ये कि हम तो जीत ही जाएंगे, जैसे ठेकेदारी ले ली हो हिंदुओं की कि हिंदू तो उनको वोट देंगे ही। लेकिन राम मंदिर बनाने की तारीफ करने वाले लोग भी उस नाम से वोट मांगने की तारीफ नहीं कर सकते, पर नहीं किया। ये अयोध्या ये तो कारण हुआ बीजेपी के पॉलिसी का। संगठन के भीतर भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। और जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी शाह जीत जाएंगे तो सबसे पहले योगी की कुर्सी जाएगी, तो वो बात भी, उसका खंडन किसी नेता ने आज तक नहीं किया है। और अब जब चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है तो अमित शाह का खेमा और योगी आदित्यनाथ का खेमा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमित शाह समूह का व्यक्ति कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के कारण हम हार गए, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, तो ब्यूरोक्रेसी के कारण आप अब तक जीत रहे थे, इस बार ब्यूरोक्रेसी के कारण हार गए। दरअसल इस आरोप में भी मंशा योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ने का है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो पर कब्जा तो योगी आदित्यनाथ का ही है। ये परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को तय करने में भूमिका निभा रहे थे वो कहाँ हैं, जिन्होंने राम ओम प्रकाश राजभर के साथ में रिश्ता बनाया, जिन्होंने और दूसरे दलों से, पार्टियों से, नेताओं से बात की, वो लोग कहाँ हैं? राजा भैया क्यों बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते दिखे? क्यों फेलियर हुआ? क्यों ये कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप मैसेज से सारी जानकारी जो है अमित शाह की टीम को ही दी जाए? तो आज उनको आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं हार की,
हार की जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आ रहा है। नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी को अब उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा बैठक करनी पड़ेगी। तय हुआ है कि नरेंद्र मोदी हार की समीक्षा करेंगे, क्योंकि हार के जिम्मेदार तो यही लोग दोनों एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? तो पंच नरेंद्र मोदी होंगे। हम इस राजनीतिक चर्चा पर फिर से आएंगे, लेकिन और अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया भी लेंगे। मगर एक और बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करते हैं, वो खबर है कि कंगना रनावत जो नई सांसद बनी है, उनको थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ जड़ा गया है। लेकिन ये कहते हुए ये मैं कहता हूं कि जिस किसी ने भी थप्पड़ मारा है, जिस महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है, वो सही उन्होंने नहीं किया है, एक गलत काम किया है। लेकिन फिर भी ये खबर पर इसलिए चर्चा है कि कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा है। इसलिए चर्चा में है कि कंगना रनावत को क्यों थप्पड़ पड़ा है, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। वो ये देखिए, घटना की जो तस्वीर थी कुछ इस तरह से थी। ये जा रही थी, इसी बीच में किसी ने आकर उनको, महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया। ये उसी समय की तस्वीर है जो बहुत चली चंडीगढ़ एयरपोर्ट किएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जब कंगना रनावत चेकआउट कर रही थी, तब सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने आकर उनको थप्पड़ मारा। अब उस थप्पड़ को मारने पर यह हुआ कि उसका एक रीजनिंग भी उन्होंने बताया, और वो ये बताया कि कंगना रनावत जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने महिलाओं को जो धरने पर बैठी थी, आंदोलन में बैठी थी, कहा था कि 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं और उनमें मेरी मां भी थी। ये कहते हुए थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल को सुना गया। मैं वो सुनाना चाहता हूं। इसमें आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, कंगना रनावत की भी आवाज है, लेकिन तेज आवाज है महिला कांस्टेबल की। हम समझते हैं कि महिला कांस्टेबल की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देगी। आप इससे मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। सबसे पहले आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ और वो सिक्योरिटी बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी आंदोलन में, ये बैठेगी वहाँ पे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। और साइड से आगे बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी आंदोलन में, ये बैठेगी वहाँ पे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हालांकि कंगना रनावत ने बाद में जो बयान जारी किया, वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बेहद संतुलित तरीके से जवाब दिया। कोई दोष थप्पड़ मारने वाली महिला पर नहीं लगाया, घटना को सिर्फ बयां किया। मगर मूल बात यह है कि ये घटना क्यों घट रही है। ये घटना इसलिए घट रही है क्योंकि आंदोलनकारी किसानों के प्रति जो छवि बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने की है, उससे आम आदमी बहुत आहत है, पीड़ित है। और लेकिन इसकी प्रतिक्रिया इस रूप में देखने को मिल रही है कि कंगना रनावत ने हमारी मां को ये बात कही थी, तो हम कंगना रनावत से जब मुलाकात होगी तो उसको थप्पड़ लगाए बिना छोड़ेंगे नहीं। ये बात जो रिएक्शन जो मन में पैदा हुआ है, ये रिएक्शन खतरनाक है, खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ थप्पड़ लगाए। हो सकता है कि किसी के मन में कुछ और भावनाएं भी पैदा हो रही हो, इसलिए इसको संज्ञान लेने की जरूरत है और उनको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे समय में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको दुत्कारा नहीं जाना चाहिए था, खालिस्तानी बताया जाना गलत था, देशद्रोही बताया जाना गलत था। उनके साथ संवेदना से बात होनी चाहिए थी। सरकार ने बातचीत नहीं की, सरकार ने उनकी इग्नोरेंस की, और जब जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की सोची, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर
उनको राजधानी आने से रोका गया, तमाम चीजें हुई और इस तरीके से हुई जिसको आप बर्बर कह सकते हैं। एक सरकार से जनता के प्रति ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप राजनीतिक रूप से ये भूल जाएं कि हमें नहीं चाहिए पंजाब से एक भी लोकसभा सीट, हमें नहीं चाहिए जीतना, वहां की राजनीति नहीं करनी क्योंकि हमारा वहां बेस नहीं है, जो आंदोलन करेगा उसको हम उसी रूप में देख लेंगे। तो ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। ये सरकार का रवैया आम जनता के प्रति नहीं हो सकता कि हम उनके हितों की परवाह ही न करें, हम संवेदना खो नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौती घटना है कंगना रनौत की, कुछ एक और घटनाएं इस लोकसभा चुनाव में घटी हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। वो घटनाएं क्या हैं? आपने सुना कि निर्दलीय उम्मीदवार पंजाब में जीते, वो उम्मीदवार भी जीता जिसने जो बेअंत सिंह का बेटा, बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। हम ये नहीं मानते कि बेअंत सिंह ने हत्या की वो गुनहगार था तो उनका बेटा भी गुनहगार हो, ये नहीं है। लेकिन अगर उनका बेटा बेअंत सिंह को आदर्श मानता है, अगर उनका बेटा अपने पिता के कृत्य को सही मानता है और फिर वो चुनाव जीतता है तो ये जरूर एक चिंताजनक बात है। पंजाब में ही अमृतपाल सिंह जेल में रहते हुए चुनाव जीते, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, खाली फिर भी अगर जनता उनको सेलेक्ट कर रही है, चुनाव जिता रही है, तो ये क्यों हो रहा है? इसको अब समझना पड़ेगा। जब सरकार ही आंदोलनकारी किसानों को, जिनकी संख्या हजारों में है, जिनके समर्थक शुभचिंतक घर परिवार वाले लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, उनको जब खालिस्तानी सरकार कहने लगेगी, देश विरोधी कहने लगेगी और देशद्रोही कहने लगेगी, तो जनता के लिए देशद्रोही के मायने बदल जाते हैं। जब 700 किसानों की शहादत होगी, उस शहादत का अपमान होगा, उनके लिए किसी मुआवजे की घोषणा नहीं होगी, उनके लिए कोई संसद में मौन नहीं रखा जाएगा, उनके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे, तो पंजाब के लोग, सिख, पंजाबी, पंजाबियत, इन सब में एक सवाल पैदा होगा कि ये सरकार क्या हमारी है? और यहीं से विघटनवाद और अलगाववाद का जन्म होता है। तो फिर ऐसे में कोई अगर राष्ट्र विरोधी के आरोप से चस्पा है और जेल में बंद है, तो उसके प्रति भी एक काउंटर रिएक्शन, सहानुभूति का पैदा होता है। क्योंकि जब शुभकरण सिंह, जिसको गोली लगी पुलिस की, जो शहीद हुआ, उसकी मौत को चिन्हित करने को सर तैयार नहीं है, और सारे आंदोलनकारी को अगर हम एक तरीके से कहेंगे कि वो देश विरोधी है, तो शुभकरण सिंह की भी शहादत इग्नोर हो रही है। तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करती है और उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि जेल में बंद वो व्यक्ति भी चुनाव जीत जाता है जिसके ऊपर में राष्ट्र विरोध के आरोप चस्पा हो। ये खतरनाक स्थिति है, इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। अब यही स्थिति हुई है और भी एक आध उदाहरण है जिन पर गंभीर आरोप हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला, जिनसे चुनाव हारे। उमर अब्दुल्ला को भी उस व्यक्ति ने हरा दिया जो स्वयं राष्ट्र विरोधी के होने और देश विरोधी होने के आरोप में जेल में बंद है। उसका कारण क्या है? उसका भी कारण यही है कि हम फैसले लेंगे, लेकिन कश्मीर की जनता को अंगूठा दिखाते हुए हम फैसले लेंगे। अगर कश्मीर की जनता को अंगूठा दिखाते हुए फैसले लिए जाएंगे तो कश्मीर की जनता किस किस्म से रिएक्ट कर सकती है, उसका उदाहरण है कि उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार जाते हैं, उस व्यक्ति से हार जाते हैं जो जेल में बंद है, देश विरोध के आरोप में बंद है। ये गंभीर बातें दिख रही हैं जिसको सेटल करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, नहीं तो ये प्रदेश हाथ से निकल सकता है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, अलगाववाद मजबूत हो सकता है, आतंकवाद का युग फिर से लौट सकता है। ये सारी आशंकाएं हमें सचेत कर रही हैं और इस पर समझने की जरूरत है।
बात करने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा लौटना चाहता हूं अपने दर्शकों के पास जो लगातार दे रहे हैं, मैं अब तक लौट नहीं पाया हूं। मैं आता हूं, क्षमा कीजिए देर होने की वजह से। देखिए आशीष जी लिख रहे हैं सब पहचान गए नकली राम भक्तों को। श्री करण जी लिख रहे हैं नमस्कार सर, आज 10 बजे लाइव। ओके ठीक है। श्री करण जी लिख रहे हैं यूपी में और 16 सीट इंडिया गठबंधन को मिलते, लेकिन मायावती की वजह से बीजेपी का फायदा। इस संकीर्ण सोच को हटा दीजिए श्री किरण जी कि मायावती की वजह से 16 सीटें घट गई। आप ये कहना बंद कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, चुनाव सब लड़ेंगे। आप इसको इस रूप में देखिए कि मायावती जी के कारण इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं। आप इस बात को देखिए कि मायावती के कारण भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार गई है। आप उधर वाली गिनती छोड़ देते हैं, मैं इधर वाली गिनती आपके सामने रखता हूं, किसी ने ध्यान दिलाया है। और ये जो आप कह रहे हैं वो 16 सीटें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मायावती जी को मिले वोट, जितने वोटों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं उनसे ज्यादा हैं। अकबरपुर देखिए मायावती जी को ये जो है 73,140 वोट मिले, हार का अंतर था 44,345। आप लाल वाले जो है वो वोट का अंतर है, ब्लू वाला मायावती जी को मिला वोट है। अलीगढ़ में भी जो हार हुई है 15,000 से कुछ ज्यादा, अमरोहा में 28,670 से हार हुई इंडिया गठबंधन की, 1,64,000 वोट बीएसपी को मिले। बांसगांव में सिर्फ 3,150 वोटों से हार हुई है। और ये तो आरोप है कि डीएम की मेहरबानी से जीत मिली है बीजेपी को। यहाँ बीएसपी को 64,750 वोट मिले। भदोही में 44,072 वोटों से हार हुई इंडिया गठबंधन की, वोट मिले 1,55,053। बिजनौर में 37,508 वोटों से हार मिली इंडिया गठबंधन को, बीएसपी को मिले 2,18,986 वोट। और देवरिया में 34,842 वोट से हार हुई और बीएसपी को मिले 45,564 वोट। फर्रुखाबाद में अंतर बहुत कम रहा, 2,678 और 45,000 से ज्यादा वोट बीएसपी को मिले। फतेहपुर सीकरी जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, जहां वो सेना के जवान खड़े थे, यहाँ 43,405 वोटों से हार हुई, बीएसपी को 1.25 लाख के करीब वोट मिले। हरदोई में 27,856 वोटों का अंतर रहा, बीएसपी को 1,22,629 वोट मिले। शाहजहांपुर में 55,379 वोट का अंतर रहा, बीएसपी को 91,710 वोट मिले। मिर्जापुर में 37,810 वोट का अंतर रहा और बीएसपी ने यहाँ 1,44,446 वोट हासिल किए। और मिश्रिक में 33,406 वोट मिले, बीएसपी अंतर था और बीएसपी को 1,11,000 वोट मिले। फूलपुर में मामूली अंतर था 4,332 वोटों का और यहाँ 82,586 वोट बीएसपी को मिले। मेरठ में नकली राम जीते 10,585 वोट से और बीएसपी को यहाँ 87,000 वोट मिले थे। उन्नाव में 35,818 का अंतर था और 72,527 वोट उन्नाव में मिले। लेकिन क्या इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि मायावती जी ने इंडिया गठबंधन को हरा दिया? तब आप उन वोटों की भी गिनती कीजिए कि इंडिया गठबंधन ने मायावती को कितनी सीटों पर हरा दिया, वो भी गिनना होगा। मायावती ने बीजेपी को कितनी सीटों पर हरा दिया। इसका साफ मतलब है कि मायावती जी महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं आई तो इकलौती गलती बीएसपी की ये है, हम ये मानकर नहीं चल सकते। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर्षित जी लिख रहे हैं कि आज महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो थी कांग्रेस की कम सीट्स या हार का विश्लेषण, या आपके आंकड़े से कहां कम या ठीक कांग्रेस बीजेपी ने मंथन किया है, कांग्रेस में होता हुआ नहीं दिखता।
अभी मंथन का दौर नहीं चल रहा है हर्षित जी, अभी सरकार बनाने और कैसे बनाए इसका दौर चल रहा है। कैसे बीजेपी या एनडीए सरकार बनाने में असफल रहे तो वैकल्पिक रूप में हम कैसे तैयारी करें कि सरकार बन जाए, इसमें इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है। समीक्षा नहीं हो रही है अभी सब इन्हीं चीजों में जुटे हुए हैं। हर्षित सिंह कह रहे हैं आप कम से कम करें, ये भी आपकी अपेक्षा है। देखता हूं। हर्षित सिंह लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट श्री किरण जी का, और दूसरी बात महाराष्ट्र के एक इंडिपेंडेंट कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस का आंकड़ा 100 हो गया है। ये आप कह रहे हैं माने 3 अंकों में आ गए हैं। और हर्षित सिंह कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हार DK सुरेश की है, DK शिव कुमार के भाई। बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहे हैं। अरविंद त्यागी जी नमस्कार बोल रहे हैं, आपको भी नमस्कार। जैसन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। और राहुल गौतम जी शपथ ग्रहण से पहले शपथ ग्रहण हो गया, ये राहुल गौतम जी की टिप्पणी है। शपथ ग्रहण जो कंगना रनावत को थप्पड़ लगी है, उस बारे में थप्पड़ की गूंज केजरीवाल को अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं पंजा का छाप दूर दूर तक गूंज रहा है। और अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं थप्पड़ की गूंज केजरीवाल को बड़ी अच्छी लगी होगी। और मोदी जी को अभी नीतीश जी और नायडू जी के सामने झुककर नमन करना पड़ेगा। मोदी जी को अभी नीतीश जी और नायडू जी के सामने झुककर नमन करना पड़ेगा। रिपीट कर रहे हैं, जो राम जी को लाए हैं, राम जी ने उनको भगाया है अयोध्या मेरठ यूपी से। मेरठ में विजय राम जी नमस्कार कर रहे हैं। आगे हम स्टॉक्स फॉर कॉमन पीपल लिख रहे हैं आरएसएस को सख्त डिसीजन लेना चाहिए जुमला बाबा के अगेंस्ट, जिसने पार्टी और संघ दोनों को बदनाम किया है, ऐसा मानना है। राहुल गांधी जी से जुमला बाबा का तुलना करना ही अनपढ़ अंधभक्तों को के लिए शर्मनाक है। जननायक और एक डिवाइडर बिटवीन हिंदू मुस्लिम, यही आदमी पीएम भारत का नहीं होना चाहिए। माने डिवाइडिंग, जो जनता को डिवाइड करते हैं वो देश का प्रधानमंत्री ना हो, ऐसी कामना रखते हैं। अजय वर्मा जी लिख रहे हैं सर जी हम अयोध्या का रहने वाला हूं, बीजेपी कभी नहीं वोट पाएगी। ये आप जमीनी स्तर से बताते रहे हैं, पहले भी व्यक्त करते रहे हैं। बिमला बरालिया जी लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। अरविंद त्यागी जी बिमला जी को नमस्कार कर रहे हैं। परस्पर नमस्कारों का आदान प्रदान जारी है, तमाम दर्शक एक दूसरे से अभिवादन कर रहे हैं। और सूरज कुमार जी लिख रहे हैं सर जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पावर मार्गनिंग के बारे में बताएं। मैं मार्गनिंग वर्ड तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जो हैं दोनों बहुत एनडीए के शुरुआती दौर से हैं, एनडीए में रहे हैं और बीच में इनकी दूरी हुई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी भी अपने पुराने साथियों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनको सताने और परेशान करने का प्रयास किया। लेकिन चुनावी ज़रूरतों को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले इन दोनों ने बीजेपी के साथ या बीजेपी ने इन दोनों के साथ गठबंधन किया। अभी भी सबसे अविश्वसनीय जोड़ी है एनडीए में, इसलिए सबको ये लग रहा है कि ये सरकार बनेगी भी कि नहीं, और अगर बन जाती है तो चलेगी कि नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। अनिल त्यागी जी लिख रहे हैं कि आज की आपका कमेंट मेरी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। एके जी आपका, अच्छा एके जी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये लिख रहे हैं बिमला बरालिया जी लिख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के सपोर्ट के कारण ही इनकी सोशल ज्यादा आई है लगभग। ये आप सही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम ने सपोर्ट किया है, इसलिए इनके आंकड़े थोड़े बेहतर दिखे हैं। संजय सहगल जी कह रहे हैं सर जी अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में रायता फैला दिया था, इसलिए इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाया। बीजेपी की बी टीम है आप पार्टी। काफी हद तक लोग इसको
चिन्हित कर रहे थे, लेकिन जब संघर्ष में होता है तो सबको सबकी बातें बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस और इस तरह से बातें बोली जा रही थी, उसका भी खामियाजा दिल्ली में भुगतना पड़ा है। AK जी लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी, बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं है, दो फाड़ हो गया है, क्या सच है? देखिए, ये जब तक औपचारिक रूप से नहीं होता है तब तक अंदर खाने की गुटबाजी तो बढ़ती ही है, खास करके जब हार होती है तो बढ़ती है। और ये जो चुनाव नतीजा है, ये हार है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने दम पर आंकड़े हासिल नहीं कर सकी है। जनता का आदेश उनको सरकार बनाने का एक्चुअल में है ही नहीं। अगर नैतिकता होती तो सरकार बनाने नहीं आते, लेकिन एनडीए के नाम पर आ रहे हैं। विनीता प्रजापति जी लिख रहे हैं, 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती बहाल करो योगी जी महाराज। अनुदेशकों की भर्ती बड़ा सवाल है, ये बीजेपी को नुकसान कर गया है। कंगना को प्रसाद मिलना जरूरी था, AK ने लिखा। विमला बरालिया जी लिख रहे हैं, ड्रामा के शुभारंभ। अनिल सहगल जी लिख रहे हैं, प्रेम जी मजा आ गया। बिल्कुल। हितेश जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी बहुत नमस्कार। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, सुदामा की टीम की मेंबर है, इसलिए सर इसके चेहरे पर है नहीं। अच्छा, चलिए, आपकी भावना है, लेकिन वो शर्म आप लिखना चाह रहे हैं, अच्छा था, सर ही लिखा था। ऐसे शब्दों से बचा जाए, महिला हैं, और ऐसा गुस्सा तो बहुत लोग सीने में लेकर घूम रहे हैं। बिमला बरालिया जी लिख रहे हैं, कंगना के निम्न स्तर की बयानबाजी की वजह से ही ये ऐसा हुआ है। वो तो 14 में ही आज़ाद हुई हैं, हितेश जी कह रहे हैं। और क्या हमारी माएँ किसान आंदोलन में एक नशेड़ी को अगर मंच प्रदान किया जाएगा तो क्या हमारी माँ बहनों को हो, या क्या किया जाए? हिंसा उचित है? ये एक सवाल है। देखिए, हिंसा उचित नहीं है। थप्पड़ लगना एक गुस्से का इजहार है। महिला ने महिला को थप्पड़ मारा है, कोई ऐसी हिंसा नहीं है जिसको बहुत गंभीर कही जाए। ये गुस्से का प्रकटीकरण है, गुस्से को प्रकट किया गया है, जो गलत रूप में किया गया है। मगर बहुत सारी बातें होती हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि आप खड़े हो और आपको अचानक कोई चांटा मार जाए, तो हो सकता है कि आप रिएक्शन में तुरंत एक चांटा जड़ दें, जबकि आपकी ऐसी आदत नहीं हो, तो वो त्वरित प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार हो जाती हैं। सरकार बनने से पहले ही इतना बड़ा घोटाला, हितेश जी उस घोटाले की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने आज मामला उठाया है, शेयर मार्केट घोटाला। उस पर भी वक्त मिलेगा तो चर्चा करेंगे। अमरिंदर सिंह प्लीज REA लिख रहे हैं, सर ये सावरकरवादी संघी लोग देश को खोखला कर देंगे, इनका कुछ इलाज जनता को करना चाहिए। और डेविड तोपो लिख रहे हैं कि CISF जवान ने थप्पड़ नहीं मारा, सहलाया है, अच्छा पाउडर लगाया है। हितेश जी लिख रहे हैं, नोटबंदी घोटाला, बॉन्ड घोटाला, PM केयर फंड घोटाला, आयुष्मान घोटाला, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अब ये शेयर मार्केट घोटाला। भक्ति व्लॉग्स लिख रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने इतना बिकाऊ और भ्रष्ट बना दिया है कि नीट जैसी परीक्षा में जहां हर छोटे और मध्यम वर्ग का बच्चा एक सपना लेकर इस परीक्षा में कड़ी मेहनत के बाद बैठता है, उसे भी निराश होना पड़ा है, एक तरह से वो कहना चाहते हैं। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी लिख रहे हैं, किसान आंदोलन हमारे माँ बाप समाज पहचान ETC को वर्णित करते हुए किसी ने क्या क्या नहीं बोला, और वहां उपस्थित समस्त के साथ सरकार ने जानवरों सा व्यवहार किया। क्या ये सरकार है? ये बड़ा सवाल है। प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं, कई सोशल वर्कर जेल में सड़ रहे हैं झूठे इल्जाम में। प्रेम जी, आज कंगना को थप्पड़ लगा। बिल्कुल रुपेंद्र जी, इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीकरण जी नमस्कार कर रहे हैं। हितेश जी लिख रहे हैं, अरशद मेहता भी गुजराती था और ये भी गुजराती है। AK जी लिख रहे हैं, नीतीश कुमार और नायडू जी को NDA में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अजगर निकल जाएगा उनकी पार्टी को। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। प्रेम जी लिख रहे हैं, प्रेम जी हिंसा ना हो, किसी भी कीमत पर ना की जाए। मीडिया द्वारा किसान आंदोलन में
क्या भूमिका अदा हुई कि की गई, उस पर थोड़ा ज्ञान वर्धन करना प्लीज। देखिए, मीडिया ने बिल्कुल गलत तरीके से उस घटना को कवर किया। पैनल पर भी एंकर एक तरफा हो जाते थे, किसानों को देश विरोधी बताते थे, कहते थे ये किसान है ही नहीं, किसान तो खेत में होता है, ये धरना प्रदर्शन करने वाले लोग गैर किसान हैं, और उनको किसान की भी पहचान नहीं दे रहे थे। अमरिंदर सिंह लिखते हैं कि प्लीज रीच ऑन अमृतपाल, आपको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ लोगों के हितों की बात कर रहा है, लोगों को नशा छोड़ने को बोल रहा था, अमित शाह को उनकी नीतियों पर बोला तो ही जेल में है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आतंकवाद का। आप सही हो सकते हैं, वाकई मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं, मैंने तो सिर्फ आरोप की बात की है कि ये आरोप जिस पर चस्पा है, जो जेल में बंद है, उसको भी जनता बुरा नहीं मान रही है, क्योंकि आप तो आम लोगों को भी देश विरोधी बता रहे हैं। तो आप सही वक्त पर अगर किसी सही में अगर कोई देश विरोधी होगा, उसको भी अगर देश विरोधी बताएंगे तो जनता उस पर एतबार नहीं करेगी। ये बात मैं कह रहा हूं, मैं पक्ष में या विपक्ष में खड़ा नहीं हूं, लेकिन एक खतरे की ओर चिन्हित कर रहा हूं कि अगर इस तरह से प्रवृत्ति रहेगी तो ये विघटनवाद को जन्म देगा। इससे डिटैचमेंट होता है, लोगों को महसूस होता है जैसे सरकार हमारी है ही नहीं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी, हम तो चाहते हैं सिख पूरे हिंदुस्तान पर राज करें, लेकिन आतंकवाद का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। अरविंद त्यागी जी, ऐसा कहते हुए भी हमें सचेत रहने की जरूरत है कि क्या वास्तव में कोई आतंकवादी घटना में लिप्त है या नहीं, तभी हम उसके बारे में बोलें। यह आतंकवाद बहुत गंभीर आरोप होता है और जब तक सबूत न हो नहीं लगाए जाने चाहिए। शस्त्र लेकर कोई भी शरीफ आदमी नहीं चलता, वो ठीक है, लेकिन शस्त्र का आकार तय है और जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से उस आकार का, उस भार का या वजन का शस्त्र लेने की अनुमति धार्मिक कारणों से लेकर चलने की दी जाती है। आप हिंदी पट्टी के लोगों को कुछ नहीं पता पंजाब के हालात का। अमरिंदर सिंह जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, मगर इस संवाद को इतना खराब नहीं होना चाहिए या खराब स्तर पर नहीं पहुंचना चाहिए। बैजनाथ प्रसाद जी कह रहे हैं कि आतंकवादी तो मोदी सरकार थी, उस सरकार से बदले की भावनाओं में वृद्धि होगी, कृपया वर्तमान समाज की मानसिकता का अध्ययन कीजिए। बिल्कुल सही बात बैजनाथ प्रसाद जी कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी की भक्ति छोड़कर दिल से राम भक्ति करने लगे हैं। और अमरिंदर जी लिख रहे हैं, अरविंद जी सर्च ऑन अमृतपाल प्लीज। और श्रीकांत जी कह रहे हैं सही कहा, करेक्ट, ओके। तो ये सारी बातें, ये सारी प्रतिक्रियाएं अब तक आई हैं। अरविंद त्यागी जी लिखते हैं कि मैंने सबसे अच्छी कौन सी कौम को मानता हूं, अपने से भी अच्छी, लेकिन कभी न कभी आतंकवाद का समर्थन किया, यही कलंक है। देखिए अरविंद जी, आतंकवाद को एक समय में समर्थन मिला था और किसी तरीके, लेकिन पूरी जनता का समर्थन अगर मिला होता तो कभी भी शांति वापस नहीं आती। और उस आतंकवादी दौर से निकलने के लिए कुर्बानी भी सिख समुदाय ने दी है। भाई वहां बेअंत सिंह सिर्फ इंदिरा गांधी के हत्यारे का नहीं है, बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के नेता का भी नाम है, जो आतंकवादियों के बम ब्लास्ट से मारे गए। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में कुर्बानी दी गई है। हरचंद सिंह लोंगोवाल, राजीव गांधी का समझौता याद है, उस समझौते से बात जरूर बनी, लेकिन लोंगोवाल जी की हत्या हो गई। तो ये इसका सिलसिला खत्म नहीं होता है। एक बार जब हाथ में हथियार आ जाता है और वो आदत बन जाती है, उसका एक चक्र चलने लगता है, तो उस चक्र से बाहर निकलना भी एक मुश्किल टास्क होता है। बहुत बड़ी कुर्बानी हमने उस दौर से निकलने के लिए दी है। इसको हम आरोप प्रत्यारोप में न गंवाएं। सिखों को अच्छा मानता हूं, अरविंद जी त्यागी जी कह रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा ही मानते रहना होगा। बाकी आप कह रहे हैं तो कल सर्च करूंगा। इस टॉपिक से आगे निकलते हैं। देखिए बैजनाथ जी लिख रहे हैं कि दलित आंदोलन का नुकसान हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव आया है, चंद्रशेखर रावण की जीत का, जन नेता बनने के लिए मास में जाना होगा। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात करते हुए घनश्याम जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी लिख रहे हैं, प्रेम जी क्या राजनीति में निजी स्वार्थ में कोई जेल में भेजे जाने
रहने के पश्चात भी ऐसी राजनीति और राजनीतिज्ञों को दूर से ही राम राम। फिर तो मेरे महादेव जी ही ये कर रहे हैं। गुलिया जी कह रहे हैं, देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अभी तुरंत एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, आपकी बात आ गई। देखिए जी कह रहे हैं, सर क्या एनडीए से मोदी पीएम बने तो फिर हिंदू मुस्लिम करेगा? देखिए अब तो चेक एंड बैलेंस आ गया है, उस पर रोक लगाने के लिए घटक दल का दबाव रहेगा, उनको सरकार बचाने का दबाव रहेगा, इसलिए मनमानी नहीं चलेगी, विपक्ष भी मजबूत हुआ है। पप्पू बलेम जी लिख रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। श्रीकांत जी लिख रहे हैं, शिंदे टोली भी 3 मंत्री पद चाहिए बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने वाले हैं तो शिंदे सरकार गिर सकती है। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि पीयूष गोयल जवाब दिया नहीं, कुछ और ही बोल रहा है, और कंगना के साथ जो हुआ वह सही, लोगों को शांति से रहना होगा। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, सर जनता ने इसी पर अच्छा जवाब दिया है और कुछ कर गए तो इनको मिटा देंगे आम जनता, ये कह रहे हैं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पर ही जवाब दिया, आप ऐसा कह रहे हैं। विकास बोरदोलोई कह रहे हैं, अहंकार और तुष्टीकरण भले ही एक आम भारतीय कुछ दिनों के लिए सहन कर ले, इसे कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। और शिवकरण जी का कहना, मोदी मीडिया एंकर पत्रकार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उनका वही जो रवैया है जारी है। प्रेम जी, खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह भुल्लर जेल से चुनाव जीत गए हैं, क्या वह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? इस विषय पर हम पर्याप्त बातचीत कर चुके हैं। रितेश जी कह रहे हैं, अब तो तिहाड़ी के भी सुर बदल रहे हैं। अक्षय गुप्ता कह रहे हैं, प्रेम जी एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग अंधभक्त आज बन गए हैं और जो आज के समय में छोटे छोटे बच्चे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या वो देश के लिए खतरनाक नहीं है? बिल्कुल खतरनाक है। आपका प्रश्न ही अपने आप में सवाल भी है और जवाब भी है। किसी भी खबर को हमें क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है, उसके मूल सोर्स को समझने की आवश्यकता है, ये नहीं कि व्हाट्सएप में जो आया उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया। भक्तास ऑल्सो अब्यूज्ड ए सिख IPS ऑफ बात कह रही हैं। हितेश जी कह रहे हैं, असली मुजरा तो अब होगा। श्रीकरण जी कह रहे हैं, मंडी की जनता सोच समझकर वोट किया नहीं। सर नमस्ते सर, कल मैंने पूछा था कि बीएसपी ने इंडिया गठबंधन को कितने सीटों पर जीतने से रोका और खुद भी हारी। देखिए इस पर हमने चर्चा कर ली है, 16 सीट बताई जा रही है, लेकिन मैं ओवरऑल मानता हूं कि बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत में योगदान किया है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। एनडीए नेता सुनने जाने की सूचना, वक्त कितने दल के नेता मौजूद थे? अच्छा, एनडीए नेता जब मीटिंग कर रहे थे तो कितने मौजूद थे? ये कह रहे हैं 10 दल और 21 नेता मौजूद थे। रितेश जी कह रहे हैं, मंडी की जनता रूप रंग के आकर्षण में फंस गई, 4 जून से कपड़े बदला नहीं क्या राजा बाबू? ये भी कह रहे हैं। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, इफ 1984 वाज आतंकवाद देन 2002 गुजरात इज व्हाट? बिल्कुल ऐसे सवाल होंगे। संजीव भट्ट जी, इन जेल फॉर मोर देन 9 years, एक IPS अधिकारी जिसने अपने हाथों से किसी को मारा नहीं, किसी की जान नहीं ली, और फिर भी वो 9 साल से जेल में बंद है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी यू लुक एग्जॉस्टेड, टेक रेस्ट, गुड नाइट। चलिए आप सही कह रहे हैं, दरअसल लगातार टिप्पणियां पढ़ने में भी ऐसा होता है। अमरिंदर सिंह लिख रहे हैं, प्रेम जी इंडिया का क्या रोल होगा अगर एनडीए आता है? देखिए इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विपक्ष के रूप में अब एक मजबूत विपक्ष है, कांग्रेस की ताकत दुगनी हो चुकी है, उनके साथ नए नए दल जुड़ चुके हैं, तो अब एक मजबूत आवाज़, और राहुल गांधी ने जो आवाज़ आज बुलंद की है, ये आवाज़ दरअसल अब और बुलंद होगी। जो बातें इग्नोर की जाती थी, अब सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकेंगी, क्योंकि विपक्ष का भी दबाव होगा और घटक दल का भी दबाव होगा। ये याद रखने की जरूरत है। भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी हमारे आपके घर का खर्चा नहीं चलाता, इसलिए गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, तेजस्वी ने मेहनत बहुत किया लेकिन ज्यादा सीट नहीं आए। तो ये मैंने सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ी, और थोड़ी सी चर्चा हम राहुल गांधी पर भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज जो मुद्दा उठाया
30 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए आम निवेशकों के डूब गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यूं ही नहीं डूबे, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों ने शेयर खरीदे और शेयर बाजार में वो पैसे डूब गए। तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों उन्होंने लोगों को कहा कि 4 जून को शेयर मार्केट अप होंगे, उससे पहले आप शेयर की खरीदारी कीजिए? न तो आपसे किसी ने सलाह मांगी थी, न आप शेयर मार्केट के विशेषज्ञ हैं, इसके बावजूद आपने सलाह दी। और जो मास लीडर आप हैं, आपके कहने पर जनता आपको फॉलो करती है, लेकिन आपने जनता से गलत काम कराया, उनके पैसे डुबोए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे किसको फायदा हुआ? कौन लुटेरा निकला? किसके पास में पैसे गए? ये बहुत बड़ा सवाल है और राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है। और ये सवाल, इसकी जांच तब तक होनी चाहिए क्योंकि इसका संबंध सिर्फ शेयर मार्केट के खरीदारी और उसकी सलाह से नहीं है। इसका संबंध इस बात से भी है कि एक फर्जी एग्जिट पोल लाया गया। एक फर्जी एग्जिट पोल 1 तारीख को लाया गया, उससे ठीक एक दिन पहले 30 तारीख को बम्पर खरीदारी कराई गई। और 1 तारीख को जब फर्जी एग्जिट पोल आता है तो उसके क्षमा कीजिए 1 तारीख को जो आता है फर्जी एग्जिट पोल, उसके बाद मार्केट बम्पर चढ़ता है। और 4 तारीख को रिजल्ट आने से के दिन बाजार धड़ाम होता है। और उसके बाद इस दौरान जो खरीद बिक्री हुई शेयर की, उसमें 30 लाख